टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग स्पेशली बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी 2024 में उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा। बीएससी नर्सिंग कोर्स आप 12th अगर पास कर लिए तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अभी फॉर्म आए नहीं है, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में समथिंग में इसके फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, फिर उसके बाद मई जून तक इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, हम इस वीडियो में नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। अपने चैनल पे खुद मैं अपने चैनल पे, इसी चैनल पे जो चैनल आप देख रहे हैं, इस पे 14 वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड की अपलोड कर दी गई है। प्रीवियस वीडियो है और वो आपको देखना है, और ये इस साल की फर्स्ट वीडियो है। तो अभी मैं बता दूंगा कि 14 वीडियो देखने के बाद आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड, देखिए 14 वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड की है, लगभग 14-15 वीडियो और करा देंगे। 40 क्वेश्चन आपके अटल बिहारी वाजपेयी यूपी में जो ABBMU के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं एग्ज़ाम, उसमें 40 क्वेश्चन आपके आएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 में ये समझिए 39 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और 39 क्वेश्चन एग्जैक्ट वीडियो से मिल जाएंगे। जितनी वीडियो कराई गई है प्रीवियस, वो वीडियो कर लीजिए, और जितना कराया जाएगा तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 40 में 40 भी कर सकते हैं, और 39 तो सेवर है। चलिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करा देंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? जैसे देखिए, आप फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान, बॉटनी किसको बोलते हैं? तो ऐसे ही नर्सिंग के आप कह सकते हैं, नर्सिंग के मतलब फादर तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये फीमेल थी, लेडी फिंगर थी, तो इनको नर्सिंग का सब कुछ कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक फीमेल थी, एक महिला थी, जो ये इनको नर्सिंग का जन्मदाता कहा जा सकता है। जन्मदाता, जिन्होंने नर्सिंग की शुरुआत की, नर्सिंग के बारे में बताया, नर्सिंग की मतलब नींव रखी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अब देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल आल्सो नोन एज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक फीमेल थी, उनको क्या नाम से और जाना जाता है? द लेडी विद द लैम्प। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछता है, 2023 में भी पूछा था, 24 में भी नाइटिंगेल के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही। तो क्वेश्चन पूछा था, द लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब देखिए, आज फिलोसोफर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। एक क्वेश्चन और बनता है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किसने मतलब मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर थे, कौन जन्मदाता थे? तो ये मॉडर्न नर्सिंग के फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही फाउंडर थी। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। कुछ क्वेश्चन इनके पर्सनल लाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक क्वेश्चन और बनता है, सी वाज बॉर्न इन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और कब हुआ था? मई के महीने में हुआ था, 12 मई 1820 को इनको जन्म हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन बन गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। और कब हुआ था? 12 मई 1820 को हुआ था। और ये डाइड, मतलब इनका मृत्यु कब हो गया था? तो ये डेथ कर गई थी ये अगस्त, देख लीजिए 13 अगस्त 1910 को। तो ये देखिए, 1820 को इनका जन्म हुआ, 13 अगस्त 1910 का इनका डेथ हुआ, और ये इटली में जन्म हुआ था इनका। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हो गए। फिर ये देखिए, एवरी ईयर, प्रत्येक साल एक दिवस मनाया जाता है इन्हीं के नाम से। इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कब? कितने मई को? जब इनका जन्म हुआ था। कितने मई को? 12 मई को इनका जन्म हुआ था। और हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। जब आप कोर्स करेंगे, आप एडमिशन ले लेंगे, तो कॉलेज में नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। जब आप हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तब भी नर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के जो इनका जन्म हुआ था, तो उसी डेट को किया जाता है। तो 12 मई हमेशा आपको याद रहेगा, अगर आप नर्सिंग के फील्ड में रहेंगे तो 12 मई रटा होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, ये आप अगर रेनबो पब्लिकेशन की बुक लिए होंगे तो ये आपके पास वहाँ पे PDF वहाँ पे बुक में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से पूछा भी जा सकता है, तो कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं थ्योरी के माध्यम से। OPD का डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में OPD क्या होता है। तो OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मेरे क्लास में OPD भी थे। OPD ओम प्रकाश दास एक स्टूडेंट का नाम था, तो मेरे क्लासमेट ही थे। तो OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, देखिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एक शॉर्ट फॉर्म होता है। और आउट पेशेंट OPD, देखिए कोई भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे ना, वहाँ पे OPD अलग से चलती है। OPD में होता क्या? OPD में पहले देखिए डॉक्टर वहाँ पे देखिए, अभी पूरा पढ़ लीजिए। इट इज़ द सेक्शन, ये एक सेक्शन है हॉस्पिटल का जहाँ पे वेयर द पेशेंट दैट रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन आर ट्रीटेड, जहाँ पे मेडिकल रिक्वायर्ड जो पेशेंट का होता है उनको ट्रीट किया जाता है। पीपल नीड, आवश्यकता के अनुसार पे कंसल्टेशन चार्ज लेके, कुछ चार्ज लेके, जो भी चार्ज होता है हॉस्पिटल का उसका लेके डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, डॉक्टर को दिखाया जाता है। विल बी विजिट ये पेशेंट टू कंडक्ट द नेसेसरी चेकअप, फिर चेकअप करते हैं पेशेंट की, जिस हिसाब से पेशेंट एग्जामाइन करेंगे। कंडक्ट नेसेसरी जो टेस्ट उनको, मान लीजिए कोई भी पेशेंट को कोई टेस्ट कराना रहेगा तो प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है। फिर प्रेस्क्राइब करने के बाद मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। हॉस्पिटल हैव OPD वार्ड टू प्रोवाइड अटेंशन टू द पेशेंट। अगर पेशेंट को रिक्वायर होता है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल उनको वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए, तो वहीं OPD से ही क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। माइनर सर्जरी एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए एकदम अगर जो कहते हैं ना, सर्जरी तो नहीं किया जाता है, लेकिन माइनर थोड़ी मोड़ी सर्जरी, जैसे कहीं कटा फटा होता है तो वहाँ पे सर्जरी कर दी जाती है, माइनर सर्जरी हो जाती है OPD में। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एडमिट पेशेंट टू द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी। अगर सर्जरी के लिए पेशेंट क्या होता है, एडमिट के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो वहीं पे जो भी रहता है OPD में ही कर दिया जाता है। मोर इवर मॉडर्न OPD हैव द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी टू कंडक्ट सर्जरी। जो मॉडर्न OPD, समय आधुनिक जो OPD शुरू किए जा रहे हैं उसमें कंडक्ट सर्जरी के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इक्विपमेंट होते हैं वहाँ, मेडिकल टेस्ट के लिए, डायग्नोसिस के लिए सब कुछ होती हैं। तो OPD में मान के चलिए माइनर सर्जरी होती है, डॉक्टर वहाँ बैठता है और आप जाके दिखाते हैं, डायग्नोसिस के लिए प्रेस्क्राइब कर देता हूँ, वहीं पर डायग्नोसिस हो जाती है, तो वो OPD होती है। फिर IP का क्या होता है? इन पेशेंट सर्विस। IP नंबर मिलता है, कहते हैं IP नंबर तभी मिलेगा जब इन पेशेंट डिपार्टमेंट कंसिस्टेड ऑफ वार्ड। जब पेशेंट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसको बेड की आवश्यकता पड़ती है, नर्सिंग स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, बेड की आवश्यकता, तो ये इन पेशेंट सर्विस IP की आवश्यकता पड़ती है। तो IP में क्या होता है? एडमिशन हो जाता है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट क्या होती है ये देख लीजिए। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं। व्हिच डील्स विद, जिसमें डील्स किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन को, प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इन दिस डिपार्टमेंट पेशेंट आर असेस केयरफुली एंड प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट केयर बिफोर सेंडिंग ए फर्दर ट्रीटमेंट इन ए स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट। तो इसमें कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में यही जानिए पूरा कि इमरजेंसी समय में इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए नर्सिंग डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल में कुछ नर्सिंग डिपार्टमेंट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये देखिए ऑपरेशन थिएटर, OT का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग थिएटर होता है, जिसमें ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ये ऑपरेशन रूम होता है, वहाँ पे ऑपरेट किया जाता है जो भी प्रॉब्लम होता है। ICU, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ICU का फुल फॉर्म बताइए। इंटेंसिव केयर यूनिट इसको बोला जाता है। इंटेंसिव केयर ICU डिपार्टमेंट हर एक हॉस्पिटल में होता है। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन में ICU में पेशेंट को क्या किया जाता है? इंटेंसिव केयर, देखिए अभी पढ़ लीजिए। इंटेंसिव केयर यूनिट आल्सो नोन एज क्रिटिकल केयर यूनिट। ये क्रिटिकल केयर यूनिट होती है। इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट होता है वहाँ पे। इंटेंसिव थेरेपी यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट डील्स विथ लाइफ थ्रेटनिंग या सीवियर इंजरी। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब लाइफ से वो जूझ रहा है अपने, तो
तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, सीवियस इंजरी हो जाता है, सीवियस इलनेस हो, दैट रिक्वायर्ड क्लोज मॉनिटरिंग फ्रॉम लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस। लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस पे अगर उसको आवश्यकता पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन जो रहते हैं, ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस वहाँ होती है, उस पर पेशेंट को रखा जाता है। कंस्टेंट केयर आईसीयू पेशेंट सेफ्टी, तो ये सभी चीज़ों में आईसीयू में पेशेंट रखा जाता है। रिस्पायरेटरी थेरेपी, कार्डियक मोनीटर होता है, वेंटिलेटर, कार्डियक मोनीटर, डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या होती है, जो डिफिब्रिलेटर जो हार्ट के लिए एक पंपिंग प्रोवाइड किया जाता है, पंप दिया जाता है, झटका जिसको करंट के थ्रू, हाई फ्लो नेजल, इंडोट्रैकियल ट्यूब, ये सब आईसीयू में होते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी सर्जरी के पहले एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगते हैं, वो क्या करता है, नर्व को ब्लॉक कर देता है, कोई भी पेन नहीं होता है। ये देखिए नर्व प्लेक्सस ब्लॉक, सेंट्रल न्यूरो एक्सियल एनेस्थीसिया, तो ये इसमें यही आप जानिए कि एनेस्थीसियोलॉजी में एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है, जिससे सर्जरी आसानी से हो सके और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, उसकी सर्जरी हो जाती है। कार्डियोलॉजी में क्या किया जाता है, कार्डियो होता है, कार्डियो से समझिए कि हार्ट होता है, तो हार्ट दिल जो होता है, तो इसमें कार्डियो, ये देखिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डील्स, इसमें डील्स किए जाते हैं ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को होता है ह्यूमन हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है या फिर सर्कुलेशन प्रॉब्लम होता है, तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको दिखाना पड़ता है। इस समय तो बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है देशों में, क्योंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं, काम करते नहीं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते नहीं, दौड़ते धूपते नहीं, बस बैठे रहने से प्रॉब्लम कार्डियक की ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए ईएनटी डिपार्टमेंट, हर एक हॉस्पिटल में ईएनटी डिपार्टमेंट भी होता है। ई से ईयर, एन से नोज, टी से थ्रोट, थ्रोट मीन गला कहते नहीं है, ये कहते हैं ईयर मीन्स कान नाक गला, उसी को कहते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट। ईएनटी डिपार्टमेंट डील्स विथ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है ईयर्स का, नोज का और थ्रोट का डिसऑर्डर, जो इसके ईयर, नोज और थ्रोट के जो बीमारियां होती है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, जीरियाट्रिक का मतलब होता है बूढ़े लोगों का, तो जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट डील्स किया जाता है एल्डरली पीपल, बूढ़े व्यक्ति का, दियर इलनेस, वो बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा बाई किसके द्वारा, स्पेशलाइज्ड हेल्थ पर्सनल के द्वारा किया जाएगा। एम क्या होता है, जो जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है, मेंटेन किया जाता है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, जो वो जाते हैं उनका ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है कि वो फिजिकली और मेंटली उनको क्या किया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ओल्डर पीपल को, तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद देख लीजिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये भी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इस समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसके भी बीमारी हॉस्पिटल में फुल रहते हैं, हरदम डिपार्टमेंट फुल रहता है, बिजी रहता है। फिर उनकी जो ओपीडी रहती है वो एकदम देखिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मतलब गैस्ट्राइटिस से बीमारी, जो कहते हैं डाइजेशन मेरा खराब है, डाइजेशन संबंधित, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पे दिस डिपार्टमेंट, इसमें क्या डील्स किया जाता है, विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की काफ़ी बीमारियां होती हैं, तो इसके थ्रू गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे गैस्ट्रोलॉजिस्ट बैठते हैं, डॉक्टर बैठते हैं, MBBS प्लस वो स्पेशल होते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं। एंड दियर मैनेजमेंट इन दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट, डायग्नोस, ट्रीट एंड प्रिवेंट काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा उसका डायग्नोस किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगी बीमारी का। सच जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, स्टमक में, डियोडेनम में अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, जो गैस की वजह से होता है, गैस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है, गाल स्टोन हो जाता है, ये देखिए जो गाल ब्लेडर होता है उसमें स्टोन हो जाना, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, खाना ना पचना, फीकल इनकॉन्टिनेंस, फीकल का इनकॉन्टिनेंस हो जाना है, और फिर ऐसे ऐसे तमाम बीमारियां हैं, इसी के द्वारा तो ट्रीटमेंट किया जाता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में। नेक्स्ट हम लोग डिपार्टमेंट देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। जनरल सर्जरी हो गया, ये देखिए गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट, गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट में डील किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रिवेंट रोका जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम, जो फीमेल्स होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, गायनकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम सही किया जाता है। सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम व्हिच आर इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रीटेड विद इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी अगर प्रॉब्लम होती है, ये भी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है ना, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा ना होना, तो गायनकोलॉजिस्ट के पास ही दिखाया जाता है।
फिर उसके बाद लास्ट में आएंगे देखिए हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी मीन्स ब्लड का संबंधित होगा। हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट डील्स किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ट्रीटमेंट और रोकथाम किया जाता है ब्लड डिजीज। कोई भी ब्लड की बीमारी होती है, दिस डिपार्टमेंट क्लोजली वर्क विद द हॉस्पिटल लेबोरेटरी। तो इसमें हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में ब्लड डिजीज की सही किया जाता है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया और चीज़ें। कैंसर रहेगा तो ऑन्कोलॉजी में जाएंगे। नेक्स्ट में पीडियाट्रिक। पीडिया मीन्स बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ये देखिए डील्स किया जाता है विथ इन्फेंट। छोटे छोटे बच्चे, जब बच्चे पैदा होते हैं तो 1 साल तक उनको इन्फेंट बोला जाता है। चिल्ड्रेन हो गया, एडल्सेंट हो गए, तो इस डिपार्टमेंट में उनका जो सिग्निफिकेंट डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर, चाइल्ड हुड कैंसर, तो इसमें पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाते हैं। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हर एक हॉस्पिटल में होते हैं। ये जितने डिपार्टमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सभी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। न्यूरोलॉजी जिसमें ब्रेन वाले आते हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डील्स किया जाता है इन्वेस्टिगेट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन की बीमारी जो होती है उसमें ये न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। न्यूरोलॉजी हो गया। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर वाले हो गए। ये देखिए इसमें डील्स किया जाता है इन्वेस्टिगेट, ट्रीटमेंट, कैंसर पेशेंट को, ये हो गया। नेक्स्ट में ये देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स आँख वाले जो बीमारी होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी। ये देखिए इसमें डील्स किया जाता है आई प्रॉब्लम, आँख की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऑप्थेल्मोस्कोप, ये टोनोमीटर, ये सब स्लिट लैंप वैम्प लगा के। नेक्स्ट ये देखिए आर्थोपेडिक मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम क्या रहती है, मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल्स, हड्डी उड्डी की प्रॉब्लम होती है तो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट कहते नहीं, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाके दिखाओ। अगर हड्डी टूटी हुई है तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उसमें देखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सर्विस इंक्लूड होती है बोन सेटिंग, बोन फ्रैक्चर हो गए तो उसको सेट किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है। अगर डैमेज हो गया बोन, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट ब्रेक हो गया हो, टेंडन ब्रेक हो गया हो तो रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो इस डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ें की जाती हैं। यूरोलॉजी में देखिए किडनी आएगी। यूरोलॉजी में क्या किया जाता है, सर्जिकल डिपार्टमेंट है, डील्स विद डिजीज ऑफ फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया या मेल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो जैसे स्टोन हो जाता है किडनी में तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यूरोलॉजिस्ट डायग्नोस एंड ट्रीट प्रॉब्लम ऑफ द फीमेल यूरिनरी सिस्टम, मेल जेनिटरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट देखने वहाँ पे दिखाना पड़ता है। ये देखिए फिर आ जाएगा साइकेट्री डिपार्टमेंट। अब देखिए साइकेट्री डिपार्टमेंट में तो मेंटल जो बीमारियां होती हैं, साइकोसिस की, न्यूरोसिस की बीमारियां जो होती हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में दिखाना पड़ता है। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द डायग्नोस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मेंटल इलनेस। ये देखिए दिमाग की बीमारियाँ और डिसऑर्डर इसमें आते हैं। नेक्स्ट में देखिए आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, आईपीडी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ये देखिए दिस डिपार्टमेंट एडमिट, पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है, इन द हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा एट लीस्ट ओवरनाइट, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फॉर ए ट्रीटमेंट पर्पज के लिए। इन दिस डिपार्टमेंट पेशेंट आर मॉनिटर्ड बाय द डॉक्टर्स, और फिर डॉक्टर के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा और नर्स के द्वारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्टर्स एडवाइस कर देता है, नर्स का काम क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। इन ये हॉस्पिटल सेटिंग एंड चेक पेशेंट कंडीशन। तो आप इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी का मतलब यही जानिए कि इसमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा वार्ड वाइज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। जो भी उसको बीमारी होगी उसी अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओपीडी तो आप समझी गए, बता ही दिए मैं। तो ये देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एमटीपी जो एबॉर्शन कराया जाता है, जो 24 वीक के जब औरत फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो जो उनका प्रेगनेंसी के 24 वीक तक, 24 सप्ताह तक एमटीपी कराया जा सकता है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। पहले 20 वीक था लेकिन अब लेटेस्ट 24 वीक्स कर दिया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कब तक कराया जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 वीक के अंदर ही कराना पड़ता है जब प्रेग्नेंट औरत हो जाती है। तो एमटीपी 3-4 केस में, 5 केस में कराया जा सकता है। एमटीपी मान लीजिए
कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई लेकिन बच्चे को कोई बीमारी है, तब एमटीपी कराया जा सकता है। या फिर उस बच्चे के पेट में मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कोई फीमेल्स को कोई बीमारी हो, डिजीज हो, या उससे कोई जान का खतरा हो, तब ये एमटीपी कराया जाता है। या फिर ह्यूमैनिटेरियन मतलब सेक्सुअल कोई रेप हो गया केस में, तब भी एमटीपी कराया जाता है। या फिर उसकी मम्मी, उसके फादर्स उस बच्चे को क्या नहीं कर खिला पिला नहीं पाएंगे, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, तब एमटीपी, ये 4-5 केस में एमटीपी कराया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनता है कि एमटीपी कब तक सेफ है, तो 24 वीक तक सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एमटीपी कब ये इंडिया में पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1971 में। लेकिन 1972 में 1 अप्रैल 1972 से ये फोर्स कर दिया गया, मतलब एक्ट मतलब लागू कर दिया गया इंडिया में। कब ये अगर पूछता है कि कब आया था, तो 1971 में, लेकिन फोर्सफुली कब इसको लागू कर दिया गया, तो 1972 में। फिर उसके बाद इसको रिवाइज किया गया था 75 में, 77 में, 2003 में। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर नेटवर्क एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लाया गया, तो 1952 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग कब क्रिएट किया गया था, जो डिपार्टमेंट फैमिली प्लानिंग का जो ये एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, जो 1961 में क्रिएट किया गया था हॉस्पिटल में। ये देखिए एमटीपी एक्ट कब आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एमटीपी एक्ट कब आया था, तो 1971 में। फिर उसके बाद रीनेमिंग, दोबारा फैमिली प्लानिंग टू फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग को फैमिली वेलफेयर नाम दे दिया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, क्योंकि कुछ चीज़ें और उसमें ऐड की गई होंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग को रीनेम, इसी का फैमिली प्लानिंग को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम नाम रख दिया गया था 1977 में। क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब मनाया जाता है, तो 1985 में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फेज फर्स्ट कब मनाया जाता है, 1997 में। अगर फेज सेकंड की बात किया जाए तो 2005 में। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि बोहर कमेटी रिपोर्ट 1946 में बोहर कमेटी आई थी, तो ये चीज़ हो गया। और लॉन्चिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, तो 1952 में, मैंने बता ही दिया। और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अगर पूछता है तो आप 1976 लगाएंगे। पॉलिसी स्टेटमेंट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब पॉलिसी लागू किया गया, तो 1977 में। यह कुछ चीज़ें आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, 5 ईयर प्लान जो लागू किया गया था, 5 ईयर प्लान वो 1951 से 2017 तक चला था। ये क्वेश्चन यही 5 ईयर प्लान पूछता है। 5 ईयर प्लान वैसे तो 12th 5 ईयर प्लान थे, जो 5 ईयर गैप करके थे, 12th थे टोटल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 ईयर प्लान कितने थे, तो 12 थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 5 ईयर प्लान कब से कब तक चलेगा या फिर चला था, तो 1951 से 2017 तक। इसमें काफ़ी लोग साइंटिस्ट थे जो बताए थे इसमें ये इन्वॉल्वमेंट होगा, ये हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट में हम चलिए कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लगाइए, अभी सभी क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए एकदम अच्छे से देखिए और फॉलो करिए और क्वेश्चन को लगाइए, अपने आप लगाने की कोशिश करिए। हु वाज द कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है, ये देखिए। अब यहाँ पे आप तो तुरंत ये क्वेश्चन लगा देंगे, बी ऑप्शन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तुरंत टिक कर देंगे। दिस फर्स्ट स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड। देखिए नर्सिंग के फील्ड में आप मान लीजिए बीएससी नर्सिंग कर लेंगे ना, तो आप जब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको अगर फॉरेन जाना है, विदेश में जाना है, तो अलग एक आप स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दो आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है। तो आप स्टेट लेवल देखिए, दी फर्स्ट स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड, पहला जो नर्सिंग काउंसिल डेवलप किया गया था, स्टेब्लिश स्थापित किया गया था, वो किस स्टेट में, तो स्टेट दिल्ली, केरला, ये देखिए मिजोरम या तमिलनाडु, तो आप तमिलनाडु लगाएंगे। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो सब जगह नर्सिंग काउंसिल ही है जो इसको क्या करती है, गवर्न करती है, इसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, देखिए अभी मैंने बताया था मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर किसको बोलते हैं आप, तो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी ऑप्शन ढूंढ लीजिए ना, बी ऑप्शन देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए,
हु इज़ द आथर ऑफ द बुक। एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक बुक भी अपना लिख दिया था, एक किताब लिखे थे, उस बुक का नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग। नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। अब ये क्या कह रहा है, यह क्या है, ये जो नोट्स ऑन नर्सिंग यह क्या है, व्हाट इज नॉट, और यह क्या नहीं है, या मतलब नोट्स ऑन नर्सिंग क्या है और व्हाट इट इज नॉट, और ये क्या नहीं है। तो इसके आथर, इस बुक्स के हमको बस इतना ही देखना है कि नोट्स ऑन नर्सिंग के आथर कौन थे, किसने लिखा था, तो आप देख लीजिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नर्सिंग वाज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन। कह रहे हैं कि नर्सिंग को डिफाइंड किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नर्सिंग इज द आर्ट ऑफ साइंस। नर्सिंग को क्या बोला जाता है, आर्ट ऑफ साइंस। देखिए दी आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन, जब नर्सिंग आप करेंगे तो आपको सीखेंगे, कुछ आर्ट सीखेंगे, उसको यूटिलाइजिंग करेंगे। द इन्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के ऊपर ही यूज किया जाएगा ना, एंड टू असिस्ट देम, और उसको असिस्ट करेंगे इन दियर रिकवरी बाई। तो किसके द्वारा ये किया गया था, फर्स्ट नर्सिंग आर्ट को यूटिलाइज किया गया था पेशेंट के ऊपर, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। एक वार हुआ था, क्रिमिनियन वार हुआ था, वहीं पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कुछ चीज़ें जाके जो वहाँ पे जोखिम हुए थे वार में, उनको ट्रीटमेंट किया था। तो ये सब वीडियो में बताई गई हैं कहानियाँ। जब प्रीवियस वीडियो रिवाइज करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अभी मैं लास्ट में बता दूंगा, दिखा दूंगा, चिंता मत करें, ये क्वेश्चन करें। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाइल आस्किंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। व्हाइल आस्किंग, एक पेशेंट के आप हिस्ट्री ले रहे हैं, पेशेंट है वो हिस्ट्री हॉस्पिटल में मान लीजिए ले रहे हैं। द नर्स फाइंड आउट दैट, अब नर्स जो हिस्ट्री ले रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर, वो क्या करेंगे, फाइंड आउट, वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट इज ऑन ए प्लांट बेस्ड डाइट। ये डाइट लिखा है, ये जो लिखा है ना DIET डाइट, मतलब उनका प्लांट बेस्ड डाइट है, मतलब वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, मांस वांस खाते नहीं है, वेजिटेरियन है, प्लांट बेस्ड डाइट है उनकी। सी अंडरस्टैंड दी हिज माइट डेवलप, तो उनके अंदर ये कौन सी बीमारियां देखने को मिलेगी। एक हिस्ट्री लिए, मान लीजिए एक पेशेंट है, मैं उसका हिस्ट्री ले रहा हूँ कि आप पेशेंट हैं, तो आपको फाइंड करना है कि आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, तो बताएगा कि मैं कभी आज तक मांस खाया नहीं हूँ, अंडा मछली मुर्गा सब कभी नहीं खाया हूँ। तो अब इन सभी में आपको गेस करना है कि कौन सी बीमारी है। देखिए प्लेग्रा भाई साहब जो बीमारी होती है ना, ये डिफिशियंसी किसकी, B3 एक विटामिन होती है B3, उसकी वजह से होती है। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12 की कमी से होती है। फिर स्कर्वी विटामिन, आप स्कर्वी रोग क्या लगाएंगे, स्कर्वी भी रोग आप लगाएंगे। विटामिन, कौन सी विटामिन, स्कर्वी रोग विटामिन C से शायद होती है, हाँ विटामिन C 100% सही है। फिर ये मेरस्मस तो यार माल न्यूट्रिशन वाली डिजीज है ना, MAL माल, NUTRITION माल न्यूट्रिशनल वाली बीमारी है, जिसमें क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। DEFICIENCY, डिफिशियंसी किसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ सेवरल, मतलब अधिकतर सेवरल, एक से ज़्यादा सेवरल किसकी कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट की, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो हो जाती है मेरस्मस हो जाती है, जिसमें एनर्जी और प्रोटीन दोनों कमी हो जाती है। फिर उसके बाद आप इसमें कौन सा 6 नंबर में कौन सी बीमारी इसमें लगाएंगे, तो इसमें आप लगाएंगे डिफिशियंसी किसकी वजह से होती है, तो ये होती है मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया ये समझिए दाल सब्जी सब इसी में पाए जाते हैं, तो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया बीमारी उसमें देखने को मिलेगी। तो ये सोर्स होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड के, सब पौधे वाले होते हैं, तो आप भी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। Which date is celebrated the इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ABCD 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखेंगे। और देखिए डेली शाम को ये मान के चलिए 9 बजे के पहले, शाम को 9 बजे के पहले आपको कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डेली देखने को मिलेगा। वहाँ लोग जाएं कम्युनिटी में, यूट्यूब के कम्युनिटी में जो साइट होती है, अभी मैं बता दूंगा, वहाँ एक क्वेश्चन डेली प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, तो उसको आप देखते रहिएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब आप जो 7 नंबर क्वेश्चन का, आप 7th नंबर क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और सभी लोग करें
काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो कर दिए होंगे तो मैं क्या करूं, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं करना है कमेंट, नहीं आंसर देना है तो आप कहीं दूसरे चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पे अगर आप कर रहे हैं तो एक्टिव रहें, नहीं तो फिर दूसरे चैनल से करें तैयारी 100%। ये एकदम फिक्स मान के चलिए। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जवाब नहीं दे रहे हैं, सो जा रहे हैं, पता नहीं क्या ईगो किस चीज़ की है, तो आप इस चैनल से तैयारी ना करें। दूसरा चैनल देखें जहाँ पे पैसे लेके तैयारी कराए जा रहे हैं, वहाँ पर देखिए कोचिंग करिए। यहाँ पे फ्री में सब कुछ चीज़ें एकदम एग्जैक्ट अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं। काफ़ी स्टूडेंट तो अच्छे हैं जो कि मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। अब देखिए ये व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है नर्सिंग के प्रैक्टिस को। हाँ तो मैंने बताया था ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड, फेडरल गाइडलाइन, स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट। स्टेट, हर स्टेट की एक लेवल होती है, एक काउंसिल होती है, वही क्या करती है, अथॉरिटी होती है, तो जो रेगुलेट करती है। तो सी ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट में देखिए सेल्फ केयर डिफिशिएंट थ्योरी प्रपोज्ड बाय। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं बता दे रहा हूँ कि सेल्फ केयर डिफिशिएंट थ्योरी किसने दिया था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डी ओरियम्स दिया गया है, रीगर्स बेटी और न्यूमैन और लिनिगर। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप फर्स्ट ऑप्शन लगा लीजिए, डी ओरियंस। इनका जो नाम था ना, डी से इनका जो नाम था DOROTHEA और डीरोथिया नाम था, और डीरोथिया, इनका नाम था ओरम, OREM, पूरा नाम ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया था, इसमें पूछा गया ना सेल्फ केयर डिफिशिएंट थ्योरी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, SCDNT क्वेश्चन पूछा गया था, ये इस थ्योरी को किसने दिया था। तो SCDNT, यस का मतलब क्या हो जाएगा, यस का मतलब हो जाएगा सेल्फ हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। सेल्फ केयर, सी से केयर हो जाएगा, और डी से डिफिशिएंट, DEFICIT डिफिशिएंट हो जाएगा। और यन से क्या हो जाएगा, यन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ केयर डिफिशिएंट नर्सिंग, NURSING नर्सिंग थ्योरी। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा था इसलिए बता दे रहा हूँ, पूछा था सेल्फ केयर डिफिशिएंट नर्सिंग थ्योरी किसने दिया था, तब भी आप ऑप्शन वही लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन, डी ओरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है अदर एंट्रेंस एग्जाम में। हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहाँ पे एक होता है, जैसे हॉस्पिटल की एक लेवल होती है, पहले एकदम लोअर लेवल से, तो लोअर लेवल एकदम गांव में सब सेंटर होता है, जिसको अब बोला जाता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता है, जिस पे CHO पोस्ट किए जाते हैं। आप BSc नर्सिंग करेंगे तो CHO पोस्ट आप इस पे CHO के नाम से आती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो इस पे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो ये एक हॉस्पिटल होता है, छोटा होता है गाँव में। फिर उसके बाद PHC होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर। फिर उसके बाद ये वाला आता है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं, जिसको CHC बोलते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला हॉस्पिटल आएगा। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो ये एक लेवल होता है। तो यहाँ पे ये 3rd लेवल वाले की बात कर रहा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने पॉपुलेशन को क्या करता है, कवर करता है। इतना अगर पॉपुलेशन रहेगा तो वहाँ पे एक CHC होना चाहिए। तो ये देख लीजिए 30,000 से 50,000, 50,000 से 70,000, 1,20,000 से 1,90,000, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाएगा। 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन पे एक CHC होती है। तो ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा हम ये वीडियो नंबर फर्स्ट ही था इस साल का नर्सिंग एप्टीट्यूड का। आपको सब चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं मेरे चैनल पे। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और GK, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन टारगेट प्लेलिस्ट में मैं 800 वीडियो ऐड किया हूँ, और जो फरवरी लास्ट तक दिया हूँ टाइम कि आप सभी वीडियो ये रिवाइज कर लीजिए। अगर ये 800 वीडियो रिवाइज कर लेंगे और जितना कराया जा रहा है तो सिलेक्शन की 100% गारंटी है।
आप जो प्रीवियस स्टूडेंट मेरे चैनल के थ्रू 1000-2000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, सभी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, अगर किसी के आपके दोस्त कोई हैं तो सीट नीट चैनल के बारे में पूछ लीजिए, उनको पता होगा। और मेरे तो आप भी भरोसा करें और कहीं इधर उधर भटके नहीं। आप एक वीडियो यहाँ देख रहे हैं, एक वीडियो आप यूट्यूब पे दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह चैनल परचेज कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, सीट ले रहे हैं, उनका कोर्स ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यार। जितना बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है। मैं तो एकदम फ्री में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सब कुछ चीज़ें ना। PDF की बात हो रही है, PDF देखिए अभी 2 दिन में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। PDF पेड पे जाएंगी कि फ्री में जाएंगी, वैसे पेड पे जाने वाली हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको जितनी वीडियो बताई जा रही है, बुक्स बता दी गई है, आप वो बुक्स थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहिए और जितनी चीज़ें बताई जा रही हो तो उसको नोट कर लीजिए। अगर आपको लगे कि मुझे ये नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए। लास्ट में 2-3 मंथ बता देंगे कैसे रिवाइज करना है। मोस्ट लास्ट के 2-3 मंथ होंगे रिवीजन के, तो वो हम लोग एकदम आसानी से करेंगे। और सिलेक्शन 200 क्वेश्चन पूछेंगे ना, वीडियो से सिर्फ 180 क्वेश्चन दिखेंगे। ऐसा कोई एकदम 100% क्वेश्चन देके आइएगा, एकदम खुला चैलेंज रहेगा। 180 प्लस 170 प्लस के क्वेश्चन वीडियो से आएंगे। जितनी वीडियो टोटल कराई जाएंगे, जितनी कराई गई हैं प्लेलिस्ट में, एक बार चैनल पे चलिए दिखाते हैं ना। चैनल खोलिए, यूट्यूब ओपन करिए, सीटी नीट चैनल को सर्च करिए। तो ये देख लीजिए, जैसे ही आप यूट्यूब पे सीटी नीट चैनल सर्च करेंगे, आप ये ओपन आपको दिखेगा, ये देखिएगा। फिर इसी लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप मेरे चैनल पे ये देखिए कवर फोटो आपको दिखेगा। मेरे चैनल पे 53,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं। 1600 वीडियो अपलोड है भाई। 1600 में 800 वीडियो आपको देखनी है। काफ़ी स्टूडेंट देख चुके होंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं ना, वो अभी भड़के नहीं। मतलब ये मत सोचें कि 800 वीडियो मैं कैसे करूँगा। करना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। 4 बजे मॉर्निंग में मैं भी जग रहा हूँ, 4 बजे से पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। आप भी डेली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जगिए। क्योंकि देखिए आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन, अगर आप BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम से तो कंपटीशन है ही। लेकिन आप जो नीट की तैयारी करते हैं, अलग अलग शहरों में जाके, कानपुर, लखनऊ, काफ़ी जगह जाके तैयारी करते हैं, तो वो नीट की तैयारी करते हैं, जिसके लिए MBBS, BMS, BHMS के लिए तैयारी करते हैं। अब इसमें उनका होता नहीं है, जैसे मेरा नहीं हुआ था, तो वो फिर फॉर्म भर देते हैं BSc नर्सिंग के लिए। अब वो तो तैयारी किए हैं नीट की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उनको रटी रहती है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है। जो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के पीछे भाग रहे हैं, वो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है। वो तो ऐसे ही हो जाते हैं। लास्ट में 1 मंथ के अंदर मैं करा दूंगा, उसकी चिंता ना करें। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड वो भी आसानी से कर लेते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। और आपका रुक जाता है क्यों? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। जैसा बताया जा रहा है वैसा करते नहीं हैं। बस जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जब फिलअप कर देंगे, उसी दिन से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो 1-2 मंथ रहेगा, उसमें कुछ होता नहीं है उतने समय में। तो आप अभी से लग जाइए, डेली 6-7-8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे तो मिनिमम पढ़िए। तो आप देखिए, अब नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर वीडियो देखिए, यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। शाम को 9 बजे, 7-8 बजे मैं डाल दूंगा, 7 या 8 बजे, 8-9 बजे के पहले आ जाएगी। इसमें एक जैसे देखिए कम्युनिटी में यहाँ टिक करेंगे ना, तो यहाँ नीचे आपको खुल जाएगा। यहाँ देखिए जैसे मैं ऐसे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड 800 वीडियो कहाँ से रिवाइज करनी है? इस प्लेलिस्ट वाइज। तो देखिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ नीचे देखिए खुलेगा। यहाँ से आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की ऐसे नीचे जाएंगे। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो सभी देखनी है। कोई भी वीडियो ये नहीं कि अटबट नहीं चलेगा, सभी वीडियो रिवाइज करने हैं। ये देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के 14 वीडियो यहाँ पे हैं। तो ये 14 के 14 जो स्टूडेंट अभी तक ना ही देखे हैं, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड ये कवर कर लें। फिर उसके बाद ये एक वीडियो तो कराई गई, तो 14 प्लस 1 15 वीडियो टोटल हो गए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की चिंता ना करें, उसका तो एकदम 100% कोई चिंता ना करें, बाद में हो जाएगा। लेकिन एक वीडियो बीच बीच में कराते रहेंगे। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस करें। फिजिक्स फर्स्ट पे, बायोलॉजी पे फोकस करें, सेकेंड केमिस्ट्री, थर्ड आपका फिजिक्स, या फिर फिजिक्स को फर्स्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों का 40-40 क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन आएंगे ना। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। 120 में 100 क्वेश्चन तो यहीं से PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक टोटल मिला के 40-40 ऐड करेंगे। 40 दूना 80, 40, 120 में यहीं से आपको 100 नंबर एकदम गेन करने हैं। 100 नंबर में कोई भी
कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 होगा, 20 क्वेश्चन यहाँ से सही कर देंगे, 130 क्वेश्चन। नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बस यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहे जीके या फिर इंग्लिश करें या ना करें, यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे 35 क्वेश्चन कर दीजिए, 100 क्वेश्चन इधर कर दिए, 35 क्वेश्चन इधर कर दिए, 135 क्वेश्चन हो गया। 200 क्वेश्चन में आप 135 क्वेश्चन अगर कर दिए ना तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको 100% मिल जाएगा। 130 के वजह से आपको 130 तो लाने ही हैं अगर गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन 135 अगर आ गए तो 100% गारंटी है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो इतना टारगेट रखिए, 4 सब्जेक्ट से आप ले सकते हैं इसमें एडमिशन, लेकिन वही है जुनून पागल होना चाहिए पढ़ाई के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और चीज़ें आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।